उनको इतना मजबूत कर दिया गया है कि अगर साल 2 साल ब्रेक भी हो कहीं कनेक्ट का, वो अपने आप चलेंगे। मजलूम चाहे अपना भाई ना भी हो, मजलूम मुसलमान होना जरूरी नहीं है। अगर कोई भी दुनिया का मजलूम है तो उसके साथ खड़े होना है और जालिम के खिलाफ खड़ा होना है। ईरान उस पर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि वो अपनी जगह मजबूती से हैं। और कुछ लोग यजीद को भी रहमतुल्लाह अलैह कह देते हैं। अब अगर उनको मानना है, यजीद वालों को मानना है, तो उन्हें माने। भाई, जालिम और मजलूम के बीच में जब तक आप लकीर नहीं खींचेंगे, जब तक आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लकीर नहीं खींचेंगे, जब तक इमाम हुसैन और यजीद के बीच में लकीर नहीं खींचेंगे, अपने दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी, तो भाई ऐसे ही बेपैंदी के लोटों की तरह से घूमते रहेंगे और हम किसी नतीजे पर नहीं। आ जाओ, ईरान के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जो तुम्हारी बस की है कर लो। जवाब आ गया, जो तुम्हारे बस की है कर लो। हम इस तरह से बात करने वाले नहीं हैं। जो दूसरे मुल्कों में सुकून से रहते थे, जिनको बहका करके यहाँ लाया गया था कि ये प्रॉमिस लैंड है और ये तो यहूदियों के लिए जन्नत बन जाएगी, वो जो जन्नत का ख्वाब देख के आए थे वो वापस भाग रहे हैं। पहले 2-3 महीने के बाद आंकड़े आए थे इजराइल से कि 4,60,000 लोग छोड़ करके जा चुके हैं, यानी जिनके वापस आने की उम्मीद नहीं है। यहूदी वापस छोड़ के जा चुके हैं। उसके बाद इजरायली सरकार ने वो आंकड़े देना बंद कर दिए, पब्लिक में देना बंद कर दिए। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। फिलिस्तीन और इसराइल में लगातार इसराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है। सीज फायर हुआ 19 जनवरी को इसी साल 2025 में, लेकिन उसके बाद अब फिर इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमला बोल दिया, ये कहते हुए कि वहां पर कुछ लोग, यानी कि फिलिस्तीन हमारे लोगों को नहीं छोड़ रहा था, इस वजह से हमने इस पर हमला किया है। अब ये तो खैर कोई वजह नहीं हो सकती कि आपके लोगों को नहीं छोड़ रहा था, मतलब आप हमला करेंगे। लेकिन इस चीज पर हम जानेंगे, जो कि नजर दुनिया पर रखते हैं, मोहम्मद अहमद काज़मी साहब है, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड न्यूज चैनल चलाते हैं और दुनिया को इस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हथेली पर लोग अपनी रेखाएं देखते हैं, और लगातार प्रोग्राम भी लगातार कर रहे हैं सारी इन चीजों पर। किस तरीके से ईरान फिलिस्तीन को मदद कर रहा है, और ट्रंप की जो धमकी रही है ईरान को, ये कहें कि ईरान को खत भेजा था, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसोच में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका सर, दिया। पहला सवाल यही है कि 19 जनवरी को सीज फायर का ऐलान होता, उसके बाद में इसराइल बौखला करके अटैक करता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या वजह है ये? देखिए, इजराइल का, अमेरिका का पूरी दुनिया में कोई विश्वास नहीं करता। वो उन्होंने खुद एग्रीमेंट किया था सीज फायर का, जिसमें कतर और मिस्र ये सब बिचौलिए के तौर पर काम कर रहे थे, अमेरिका। और एग्रीमेंट तय हुआ और उसमें 3 फेजेस तय हुए कि पहला फेज 42 दिन का होगा, इसमें हम इतने लोगों को छोड़ेंगे, आप इतनों को छोड़ेंगे। उसके बाद परमानेंट सीज फायर की बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर आपको पूरी तरह से बाहर निकलना होगा, हम बाकी जो है कैदी छोड़ेंगे। इस तरह से वो 3 मरहलों में होना था और आखिरी मरहला उसके रिकंस्ट्रक्शन का था, गाजा का, जो तबाही की है इसराइल ने बमबारी करके तकरीबन 16 महीने। तो पहले ही मरहले को उन्होंने ख़त्म हो गया और सेकंड मरहले के लिए बातचीत ही शुरू नहीं की, और फिर ये कह दिया कि साहब आप तो हमारी सुन ही नहीं रहे, और हम तो पहले ही फेज को आगे बढ़ाएंगे बगैर सेकंड फेज शुरू किए। तो आपने एक तरह से अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, और जिस एग्रीमेंट पे आपने दस्तखत किए थे, जिसमें आप शरीक हुए थे, आपने खुद उस समझौते को तोड़ दिया और तोड़ करके दोबारा हमले शुरू कर दिए गाजा पर। तो ये पूरी तरह से हर लिहाज से यूनाइटेड नेशन के जरिए भी ये बात आ रही है, मुख्तलिफ मुल्क इस बात को कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो अपनी मनमर्जी चला रहा है। और न सिर्फ इजराइल बल्कि जो नेतन्याहू है, खुद इजराइल के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि ये सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने आप को कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए जो मुकदमे चल रहे हैं, इसके लिए ये न सिर्फ गाजा को या फिलिस्तीनियों को तबाह कर रहा है, ये इजराइल को भी तबाह कर रहा है। तो इस तरह से नेतन्याहू ने अपने चारों तरफ कुछ लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। अभी बजट पास होना था, बजट पास होने में उसके पास मेंबर्स, नेसेट के मेंबर्स की कमी थी, वहाँ की पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं।
तो जो जो सरकार छोड़ करके गए थे इतामर बिन गवीर और बेजलेल स्मोट्रिच, उनकी शर्त ये थी कि दोबारा आप जंग शुरू करो तब हम सरकार में शामिल हो सकते हैं। तो उन्हें सरकार में शामिल कराना था, तो गाजा पे इन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो ये एक अजीब ऐसा एक सिलसिला चल रहा है कि मुसलसल कत्लेआम अगर जारी रहेगा तो नेतन्याहू की सरकार बचेगी, इजराइल बचे या ना बचे। हमें इजराइल से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन अगर इजराइली कोई हो और वो इजराइल से हमदर्दी करना चाहे, वो भी इस बात को मानता है कि इजराइल को ये तबाही के रास्ते पर ले जाना है, नेतन्याहू। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए फिलिस्तीन पर अटैक करने के बाद इलेक्शन पर कैसा असर पड़ेगा? नहीं, इलेक्शन नहीं, सिटिंग जो गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट के चलाते रहने के लिए एक सर्टेन टाइम पर बजट पास करना होता है साल में। बजट पास करने के लिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी चाहिए। पार्लियामेंट में मेजोरिटी खो चुके 2 पार्टियां निकल के जा चुकी इसी जंग के दौरान। अब बजट पास कराना है तो अपने नंबर को पूरा करना है। उन्होंने कह रखा है कि आप हमला करोगे, दोबारा जंग शुरू करोगे तो हम आपकी सरकार में वापस आ सकते हैं। अब वो सरकार में वापस आ गए, तो ये हुआ। अभी पब्लिक से इलेक्शन नहीं है। अच्छा, अभी पब्लिक में इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट में तादाद अपनी पूरी करनी है। सवाल यही है कि ये लोग जो फिलिस्तीन पर हमला करने के बाद में समर्थन दे रहे हैं, हाँ जाहिर है, बिल्कुल। तो मतलब ये मेंटेलिटी जो इनकी लोगों की देखिए मेंटेलिटी तो बुनियादी तौर पर इजराइल खुद एक झूठ की बुनियाद पर और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया एक एंटिटी है। उसे मुल्क भी कहना कोई समझदारी की बात नहीं है। बहुत से मुल्क उसे मुल्क मानते ही नहीं, चूंकि वो फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन के सैकड़ों रेजोल्यूशन है जो इजराइल के उस कब्जे को नाजायज कहते हैं। वेस्ट बैंक पर इन्होंने कब्जा किया है। अव्वल तो पूरे मुल्क को ही जो इन्होंने मुल्क बनाया है, कब्जा करके ही बनाया है। अगर हॉलोकॉस्ट में यहूदियों का कत्लेआम अगर हिटलर ने किया तो फिलिस्तीनियों की जमीन पे आके कब्जा करने का बदला लेने का क्या तुक था? आप वहीं निपटते ना, हिटलर से निपटते, यूरोप में नहीं जाते, अलास्का में चले जाते। यहाँ आकर के तुमने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके मुल्क बनाया। और ये फिलिस्तीनियों के बड़ेपन की बात है कि वहां उससे पहले भी यहूदी कुछ रहते थे। किसी भी मुल्क में मुख्तलिफ मजहब के लोग रह सकते हैं और रहते हैं, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत से मुल्कों में अलग अलग कौमें रहती हैं। तो ये असल में आइडिया ऑफ इजराइल ही अपने आप में झूठ की बुनियाद पर, कब्जे की बुनियाद पर खड़ा है। और अब इस जंग से ये बात साफ हो चुकी है कि जो दुनिया के अंदर ये एक इमेज बनाई गई थी वेस्टर्न मीडिया के जरिए झूठ फैला करके कि इजराइल ऐसा मुल्क है जो किसी से नहीं हार सकता, वो फौज ऐसी है कि वो किसी के सामने नहीं झुक सकती, वो सब मामला निपट चुका। अब इनके वापस जाने का वक्त है, इजराइल के समेटने का वक्त है। ये अब बाकी रह पाए, मुझे इसका यकीन नहीं है। बाकी रह पाए तो मतलब कौन है जो इसको वापस भेजेगा? कौन ताकत? यही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, जिहाद इस्लामी, हजदल शाबी, हूथी, यही भेजेंगे। और अभी जो ये जंग हुई है, पहले 2-3 महीने के बाद आंकड़े आए थे इजराइल से कि 4,60,000 लोग छोड़ करके जा चुके हैं, यानी जिनके वापस आने की उम्मीद नहीं है, यहूदी वापस छोड़ के जा चुके हैं। उसके बाद इजरायली सरकार ने वो आंकड़े देना बंद कर दिए, पब्लिक में देना बंद कर दिए। उसके बाद ऐसे कई अंदाजे आए हैं कि कम से कम 10 लाख लोग छोड़ करके जा चुके हैं इजराइल। तो जो लोग दूसरे मुल्कों में रह सकते हैं, जो दूसरे मुल्कों में सुकून से रहते थे, जिनको बहका करके यहाँ लाया गया था कि ये प्रॉमिस लैंड है और ये तो यहूदियों के लिए जन्नत बन जाएगी, वो जो जन्नत का ख्वाब देख के आए थे वो वापस भाग रहे हैं। तो ये इसी तरह से निपट जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे वापस। और नेतन्याहू जैसा आदमी, पागल आदमी जिसे कहा जा सकता है, जो बिला वजह भी लोगों को कत्ल कर रहा है, जिसने 2 लाख से ज्यादा लोग कत्ल किए या बेघर किए और पूरे तबाह कर दिया गाजा को, वो इस किस्म का आदमी अगर इजराइल की हुकूमत में रहेगा तो इजराइल वैसे ही जल्दी निपट जाएगा। ट्रंप सत्ता में वापस आते हैं, ईरान को चिट्ठी लिखते हैं, हाँ, धमकी भी देते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ट्रम्प के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही कि इसको ट्रम्प को एक नॉर्मल पढ़े लिखे सियासतदान के तौर पे हमें नहीं देखना चाहिए। सौरभ कुमार शाही ने ये बात कही। और ये एक ऐसा है जैसे बहुत बड़ा कोई जुआरी हो, और जुआरी का तरीका ये होता है कि एक बहुत बड़ी बात कहेगा और फिर उसके बाद नॉर्मल हालात से ज्यादा की डील कर लेगा। मिसाल के तौर पर एक 10 रुपए की चीज है, उसकी कीमत एकदम 100 रुपए बताई और 100 रुपए के बाद फिर सौदा करते करते 50 की बेच दी, तो 10 वाली चीज 50 की तो बेच के चला ही गया, वो तो बना गया बेवकूफ। तो ये जुआरी लोगों का तरीका ये होता है। ट्रंप वही जुआरी हैं, और वो कैसीनो वैसीनो की उनकी कहानियां बहुत पुरानी हैं, बहुत लोग जानते हैं उनके बारे में। कुछ वीडियोस भी हैं, कहते हैं कुछ यहूदियों के पास, जिसकी वजह से अब ये इजराइल के लिए सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो खैर, मैं उस कहानी में नहीं जाता, वो अपने आप में एक कहानी है जो बहुत लोग बता रहे हैं। तो ये भी ईरान को धमकी दे करके ये समझ रहे हैं कि हम धमकी में ले लेंगे। ईरान धमकी में आने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है कि ये वही ट्रंप है जिसने 2018 में एक अच्छे खासे हुए हुए एग्रीमेंट को फाड़ करके फेंक दिया और एग्रीमेंट से बाहर निकल गए। तो इन पर हम भरोसा कैसे करें, इनसे बात कैसे करें। दूसरी बात, अमेरिका की तरफ से जब कोई बातचीत की ऑफर आती है तो वो बातचीत की ऑफर नहीं होती, बल्कि वो धमकियां होती हैं और वो अपना हुक्म चलाते हैं। तो हम बराबर के फरीक के तौर पर तो मेज पर बैठ सकते हैं, लेकिन हम कोई छोटे फरीक के तौर पर हम कमजोर, ऐसा हम कभी नहीं बैठने वाले। तो वहां से क्लैरिटी है। और ताज्जुब की बात यह है, ट्रंप ने जो बाद में डिटेल आई उस खत की, उसमें यह कहा गया है कि 2 महीने का टाइम है साहब एग्रीमेंट करने का, 2 महीने के अंदर अंदर एग्रीमेंट कर लो। तो ये जो 2 महीने की एग्रीमेंट का टाइम है, अब अपने उस इजराइल से तो पूछ लो जिसके कहने पे तुमने 2018 में एग्रीमेंट फाड़ के फेंका था, क्या आप उसी एग्रीमेंट पे वापस जाना चाहते हैं? अगर आपने 2 महीने का टाइम फ्रेम सोच रखा है तो इसका मतलब आप पुराने एग्रीमेंट पे वापस जाना चाहते हैं। तो फिर ये थूका हुआ चाटने की जरूरत क्या है? क्या ये ट्रंप साहब ये अपना ही थूका हुआ क्यों चाटना चाहते हैं? अब उन्हें खुद जवाब देना पड़ेगा इस बात के लिए। खुद जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप साहब ने ये भी कहा है हाँ, कि अगर नहीं माने तो हम तबाह कर देंगे। हाँ, आ जाओ। ईरान के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जो तुम्हारी बस की है कर लो। जवाब आ गया, जो तुम्हारे बस की है कर लो, हम इस तरह से बात करने वाले नहीं है। अगर इन देशों में आपस में हाँ, कुछ अनबन होती है तब इस पर दुनिया पर क्या असर पड़ेगा इससे? देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अकेले फैसला लेने वाले नहीं है कि वो कोई हमला कर दें। दूसरे ये कि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि उसके कई बहुत से बेसिस हैं, दर्जनों इस पूरे इलाके में। वो एक छोटी सी हरकत करेंगे, ये सारे जो इनके बेसिस हैं ये खतरे में आ जाएंगे। अमेरिका इन पे जवाबी कार्रवाई कर सकता है। क्या अमेरिका वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? जो अमेरिका हूथियों से डर करके अपना फौजी बेड़ा वापस बुला लेता रेड सी से, तो भाई अगर तुम ईरान का प्रॉक्सी उसे मानते हो तो तुम बच्चे की मार नहीं सह पा रहे, ईरान की मार क्या सह पाओगे? ईरान ने पिछले दिनों एक मिसाइल सिटी का दुनिया को बताया, वीडियो जारी किया और दिखाया दुनिया को। और उसके बाद में ईरान के एक बड़े फौजी कमांडर ने यह कहा कि अगर हम हर हफ्ते एक इस तरह के शहर को दुनिया को दिखाना शुरू कर दें, कम से कम 2 साल लगेंगे सब कुछ दिखाने में। तो इतनी तैयारी ईरान की है। जब इतनी तैयारी है तो ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे, इनमें दम नहीं है। इनका फौजी, इन्हें बर्गर चाहिए, फौजियों को कोक चाहिए, इनके पास हिम्मत नहीं है लड़ने की। मैंने तो इराक वार खुद कवर किए, मैंने देखा है वहां पर कुवैत से ट्रकों में इनके खाने पीने के सामान आते थे फौजियों के, वहां का पानी भी नहीं पीना और ये भी नहीं पीना। अगर तुम ऐसे नाजुक मिजाज फौजियों को रखते हो, वो फौजी ईरानी लोगों से लड़ पाएंगे? 8 साल की जंग उन्होंने इराक के जरिए शुरू की गई जंग लड़ी है। उस वक्त भी 34 मुल्क थे जो सद्दाम हुसैन के साथ खड़े थे, उन सब से जंग लड़ी है ईरान ने। अब तो बहुत टाइम गुजर चुका है, 40 साल से ज्यादा वक्त उससे ज्यादा हो गया, उसने अपने आप को बहुत मजबूत कर एक तरीके से कहें तो बंदर घोड़ वाली जो घुड़की हाँ, होती है, वो घुड़की, वो ऐसी रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं कर सकेंगे। सर, फिलिस्तीन में आधिकारिक अगर तौर पर हम बात करें तो 50,000 लोग शहीद हो चुके जी हैं, जी, कई लाख लोग
हाँ इंजर्ड हैं, हाँ जख्मी हुए, घायल हुए। और जो मुस्लिम मुल्क हैं जिनको छप्पसिया या ओआईसी के नाम से जाना हाँ जाता है, हाँ। ये लोग खामोश क्यों रहते हैं? देखिए ये हुकूमतें, मैं आपको एक थोड़ी सी तारीखी बैकग्राउंड बताता हूँ। जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार में सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, तुर्की वाली, जिसकी हुकूमत इन सारे मुल्कों पे थी, इन अरब मुल्कों पे भी, और उसके साथ साथ फिर इसराइल भी बनाया गया और ये अरब हुकूमतें बनाई गईं। असल में ये अरब हुकूमतें उसी वक्त से इसराइल को सेफगार्ड करने के लिए बनाई गई, यहूदियों को। यहूदियों को महफूज रखने के लिए, इसराइल को मजबूत करने के लिए ये हुकूमतें बनाई गई थी। तो ये बुनियादी तौर पर इंग्लैंड के, उस जमाने में ब्रिटेन मजबूत था, बाद में अमेरिका और इसराइल, इनकी ये गुलाम हुकूमतें हैं। ये इन मुल्कों में डेमोक्रेसी तो है नहीं, पब्लिक की नुमाइंदा हुकूमत तो है नहीं है। ये तो वाशिंगटन और तेल अवीव से जो हुक्म आता है उस पर ये चलते हैं। और अब उसमें एक हुकूमत और बढ़ गई है सीरिया की, वो भी उसी तरह की आ गई है, वो भी इसराइल और अमेरिका के कहने पर चलने वाली है। तो ये ओआईसी या अरब लीग, इनके तो रेजोल्यूशंस भी पढ़ करके मुझे इतने लंबे तजर्बे के बाद इस बात का यकीन आता है कि वो उतना ही रेजोल्यूशंस होता है जितना अमेरिका इजाजत देता है। मतलब अगर गाली भी देनी है तो नरम वाली गाली देनी है। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा आजाद इनका कुछ भी नहीं है। इसलिए जो उनके फैसलों पर चलने वाले हैं, जो इसराइल को हिफाजत देने का काम करते हैं, तो इनसे हम क्या ये उम्मीद करें कि ये कोई ईमानदारी से मुसलमानों की हमदर्दी में या फिलिस्तीन की हमदर्दी में कोई फैसला करेंगे। ये तो उन्हीं के बिके बिकाए लोग हैं। इसलिए इनका कोई मिसाल के तौर पर सऊदी अरब का मैं नाम लूं, इनको वेस्टर्न मीडिया के जरिए प्रोजेक्ट किया जाता है खादिमुल हरमैन, यानी मक्का और मदीना के खादिम, और चोगा वोगा पहना करके बिल्कुल मुतबर्रिक बना के पेश किया जाता है। दुनिया का मुसलमान समझता है कि मक्का मदीना से ये जुड़ गए तो ये भी, इनकी भी इज्जत हमें करनी है। लेकिन इनकी हकीकत ये है कि इसराइल की नौकरी कर रहे हैं, ये अमेरिका की नौकरी कर रहे हैं। तो इनके इन सब से हमें सभी को, न सिर्फ मुसलमानों को, पूरी दुनिया के लोगों को आंखें खोल के देखना है। एक्शन से उसकी पहचान करो, नाम से पहचान मत करो। ये मुसलमान नाम है तो ये मुसलमान का हमदर्दी होगा। तो जिस तरह से हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के लिए काम कर सकता है, तो किंग सलमान क्यों नहीं कर सकता? या महमूद अब्बास फिलिस्तीन का नुमाइंदा दुनिया भर में बताया जाता है, वो भी इसराइल की खिदमत करता है। तो इस किस्म की हुकूमतों से कोई ईमानदारी की, इंसाफ की या मजलूम की हमदर्दी की बात की आप हम उम्मीद करें, शायद हमारी गलती है, हम उसे समझते नहीं। अच्छा, एक देश हो रहा तुर्की, हाँ रजब तैयब एर्दोगान, हाँ अभी तो हाल फिलहाल में उनके यहाँ पर बहुत ज्यादा हाँ आर्थिक मामले चल रहे हैं, हाँ मतलब अंदरूनी मामले चल हाँ, रहे हैं, हंगामे काफी हैं। हंगामे काफी चल रहे हैं। भारत में कोई बात होती है 370, उस पर हाँ मुखर तरीके से हाँ कह करके जाते हैं चीजें। हाँ हाँ कोई भी मामला हो, मुसलमान उसको एक अपना बहुत बड़ा लीडर मानता है। हाँ फिलिस्तीन में इतने जेनोसाइड कहेंगे हम हाँ लोग, हाँ। लोग मरे, सब चीजों, ऐसा बयान नहीं आया, ना कोई एक्शन दिखाई दिया। देखिए, ये भी क्या? ये दिखाने के और खाने के और, वो वाला हिसाब है। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने पूरी दुनिया के नौजवानों को मुख्तलिफ ज़बानों में अर्तगल गाजी किस्म का सीरियल दिखा करके अपना प्रोजेक्शन ये किया कि सल्तनत उस्मानिया हम बहाल करेंगे और यानी हम खलीफा होंगे। तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं, खासतौर पर नौजवान, और वो देखने लगे कि साहब ये तो सल्तनत उस्मानिया बहाल होने वाली है, मुसलमानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ ना होने वाला था, ना होने वाला है। ये इसराइल के लिए जंग के दौरान मुसलसल सामान जाता रहा इसराइल से, हथियारों समेत सब कुछ जाता रहा, कोई कुछ नहीं रोका गया। तो ये भी मुनाफिकों की लिस्ट का एक आदमी है, जिसे कुछ लोग अर्तगल गाजी देख देख करके, भटक करके उसे अपना मसीहा समझते हैं। हकीकत यही है जो आज देखने में नजर आ रही है। जो कुछ पहले बताया जाता था अर्तगल गाजी के लिए, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए बताया जाता था। आप बेवकूफ बनते रहें। अगर आंखें खोलेंगे तो देख नजर आएगा कि वो इजराइल के लिए काम करता है, अमेरिका के लिए काम करता है। मुझे याद है जब पिछली बार ओबामा की सरकार आई थी और ओबामा ने ट्रंप से मिलने से इनकार किया था, तो
इन्होंने ही रजब तैयब अर्दगान ने ये कहा था कि मैं इतने प्रेसिडेंट्स के साथ मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इनके साथ हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। यानी हम तो पूरी गुलामी के लिए तैयार नहीं, हमें गुलामी क्यों नहीं करने देना चाहते। तो अगर ऐसे लोगों को फिर भी अगर कुछ लोग जिहालत में नादानी में अपना लीडर मानना चाहते हैं तो माने। कुछ लोग आज भी सेंटिमेंट कुछ लोग यजीद को भी रहमतुल्लाह अलैह कह देते हैं। अब अगर उनको मानना है, यजीद वालों को मानना है, तो उन्हें माने। भाई जालिम और मजलूम के बीच में जब तक आप लकीर नहीं खींचेंगे, जब तक आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लकीर नहीं खींचेंगे, जब तक इमाम हुसैन और यजीद के बीच में लकीर नहीं खींचेंगे, अपने दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी, तो भाई ऐसे ही बेपैंदी के लोटों की तरह से घूमते रहेंगे और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। सर, ये जो अभी इसराइल ने, मेरा आखिरी सवाल, इसराइल ने हमला किया हमास पर, क्या ये आगे चलेगा या चल सकता है? परिणाम क्या रहेंगे? नहीं, चल सकता है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि इजराइल कोई लंबी जंग लड़ने की हालत में, उसके फौजी थक चुके, फौजी ड्यूटी पे नहीं जाना चाहते। और ट्रंप को भी बीच बीच में शौक होता है कि मैं अमन का मसीहा कहलाऊं और जंग बंद कराऊं। तो लगता ऐसा है कि लंबी जंग शायद नहीं ना कर सकें, दबाव डालने के लिए कि ये किसी तरह से हमास के लोग कुछ कंसेशन कर दें बातचीत में, ये भी मुमकिन है। लेकिन बहरहाल अभी तक तो जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेबनान की तरफ से भी कल वापसी जवाबी हमला हुआ है इजराइल पर, मैतुला पर। उधर हूथी अंसारुल्लाह ने 2 दिन में लगातार बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया है तेल अवीव के पास। और कई ऐसे महाज खुले हैं वापस दोबारा जंग के, जो लगता है कि जंग बढ़ेगी। तो इसमें ईरान कितना साथ है? ईरान साथ है, ईरान यकीनी तौर पे साथ है। फिलिस्तीन के ईरान देखिए, ये जितने भी मिसाइल फिलिस्तीन 2 नजर के नाम का आया हूथी अंसारुल्लाह की तरफ से, या हमास के पास जितने रॉकेट, अब भी गाजा जिस पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वहीं से इजराइल के खिलाफ हमले हो रहे हैं। ये जो हथियार आए या बने या टेक्नोलॉजी आई, वो और कहाँ से आई अगर ईरान से नहीं आई। अगर कुछ लोग अपने दिमाग पर कोई पर्दा डाले ही रखना चाहते हैं तो वो उनकी दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहाँ तो बहुत खुल करके फिलिस्तीन का साथ देना उनकी हुकूमत की पॉलिसी है, और अपनी तमाम कुर्बानियाँ देने की कीमत पर वो जुड़े हुए हैं। सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनका इनकलाब की बुनियाद और इस्लाम की बुनियाद इसमें है कि हमें मजलूम का साथ देना चाहिए, जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। मजलूम चाहे अपना भाई ना भी हो, मजलूम मुसलमान होना जरूरी नहीं है। अगर कोई भी दुनिया का मजलूम है तो उसके साथ खड़े होना है और जालिम के खिलाफ खड़ा होना है। ईरान उस पर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि वो अपनी जगह मजबूती से हैं, और उनको इतना मजबूत कर दिया गया है कि अगर 1-2 साल ब्रेक भी हो कहीं कनेक्ट का, वो अपने आप चलेंगे। इतना हाँ मजबूत है, मजबूती दे दी गई है कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और वो ये कहते हैं कि ये हमारे प्रॉक्सी नहीं है, ये हमारे नजरियाती तौर पर एक जैसे हम नजरिए के लोग हैं, इसलिए इन्हें प्रॉक्सी मत कहो। इनका ईमान, इनका मजहब, इनका अकीदा ये है कि जालिम के खिलाफ हैं और वो लड़ रहे हैं। ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, हम तो उनकी मदद कर रहे हैं कि वो सही रास्ते पर है। हाँ, बस ये है। तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत, हमारे मोदी जी ने पहले ही दिन 7 अक्टूबर को ट्वीट करके इजराइल के साथ हैं ये कह दिया था। उसके बाद में भारत से इजराइल को हथियार भी गए, बारूद गया। तो उसके बाद मैन पावर भी भेज रहे हैं, मैन पावर भी भेज रहे हैं और हथियार भी गए हैं। तो ये कब तक जालिम के साथ खड़े रह करके अपने आप को सही साबित कर पाएंगे, ये इनको जवाब देना पड़ेगा आने वाले वक्त में। तो लेकिन ये कि जो महात्मा गांधी का, नेहरू का जो वो दौर था जब फिलिस्तीन की हमदर्दी की जाती थी, वो अब सिंबॉलिक रह गई। महमूद अब्बास को 4 कंप्यूटर दे करके आ गए तो फिलिस्तीन को मदद हो गई, ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए फोटो खिंचवा लिया महमूद अब्बास के साथ, जो खुद इजराइल का आदमी है। तो इस तरह से तो दोगलेपन से फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया जा सकता। अगर मजलूम के साथ हो तो मजलूम के साथ हो जाओ,
जालिम के साथ हो तो ठीक है, तुम्हारी गिनती भी जालिमों में ही होगी। तो वही काम भारत सरकार ने किया है। गिनती भी जालिमों में होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। मोहम्मद अहमद काज़मी साहब है, जिन्होंने कई मुल्कों की यात्रा की है, यानी पत्रकारिता के दौर में गए हैं। ईरान, इराक, सीरिया, यानी कि लगभग सारे जो मतलब वर्ल्ड जो वॉर हो रही थी ईरान इराक, उसमें भी कवरेज की है और लगातार कवरेज कर रहे हैं। और जो इंटरनेशनल मामले हैं उस पर निगाहें बनाए रखते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने हमें ये चीज़ें बताई हैं कि ईरान और ट्रंप का क्या मामला चल रहा है और उसमें ईरान ने क्या कहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया है वैसे तो। और फिलिस्तीन और इसराइल में किस तरीके से इसराइल अब खुद ब खुद खाली हो जाएगा, यानी कि लोग 4 लाख से ज्यादा लोग वहां के सदस्य छोड़ चुके हैं, यानी कि देश छोड़ चुके हैं और आने वाले वक्त में भी छोड़ते जा रहे हैं। तो क्या इसराइल का वजूद रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपके इन बातों को, यानी जो सबने बताई हैं, जो अपनी राय दी है या जो इंटरनेशनल पर जो खबरें पढ़ी करके हमें बताया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात है, हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर आते हैं और मीडिया स्टार वर्ल्ड को नहीं देखते, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को भी देखिए और इंटरनेशनल मसले को समझने की कोशिश कीजिए। कौन मजलूम के साथ है और कौन कहते हैं कि एक जो उग्रवादी है या कहें कि जालिम है, उसके साथ है। इस चैनल पर सारी चीजें क्लियर रहती हैं, यानी कि इसराइल क्या कर रहा है, ट्रंप क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजें। जो लोग कहते हैं कि भाई रजब तैयब एर्दोगन ने ये कहा है मुसलमानों के लिए, ये कहें कि मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, तो उस चीजों पर न जाए, तथ्यों पर जाए। मीडिया स्टार वर्ल्ड जाकर के देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। आप देख रहे थे, शुक्रिया।